कल हमने ADAS अप्रोच से इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल पढ़ा था। आज हम ADAS अप्रोच से इक्विलिब्रियम ग्राफिकल फॉर्म में यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ADAS शेड्यूल फॉर द पर्पस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। मींस कि अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होता है और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। पहले इस डायग्राम को हम बनाते हैं एक बारी, देन उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इस डायग्राम को वैभव आप ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में ADAS कर्व्स नहीं बनाए थे। यस सर, 7 चैप्टर के अगर रिकॉर्डेड वीडियो तो भेज देना। ये हमारा y एक्सेस है, ये हमारा x एक्सेस है। This is the origin. (45° पर ओरिजिन से जो डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। इसको इनकम कर्व भी कहते हैं। और एग्रीगेट डिमांड कर्व y एक्सेस से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे y कर्व को इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस करता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व y एक्सेस से इसलिए शुरू होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर आप ऑटोनोमस कंजम्पशन को देखें तो आपकी रो नंबर 3 में, इस टेबल के अंदर रो नंबर 3 में जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपको कंजम्पशन 40 करोड़ की दी हुई है। तो ये 40 करोड़ की जो कंजम्पशन है, ये आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। मींस अगर हम ओरिजिन से इस एम पॉइंट की बात करें तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व एम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो वो एम पॉइंट से इसलिए ओरिजिनेट हो रहा है बिकॉज जीरो लेवल इनकम पर हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन का लेवल एज पर द शेड्यूल 40 करोड़ था। पर जब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है तो यहाँ पर हमारे को फिगर्स के अकॉर्डिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही विदाउट टेकिंग द फिगर्स एक्सप्लेन करते हैं। पर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि एट पॉइंट एम द ऑटोनोमस कंजम्पशन वाज 40 करोड़ एंड नाउ with the rise in income is measured on x-axis and aggregate demand is measured on y-axis। तो AS यानी इनकम AS को हमने x एक्सेस पे मेजर करा है और AD को हमने y एक्सेस पे मेजर करा है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑटोनोमस कंजम्पशन होने की वजह से एम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर E पॉइंट है जहां पर ADAS के इक्वल होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसी पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे, जहां पर हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। एंड दिस E पॉइंट becomes the point of equilibrium
of the economy. And in this situation, the demand is called as effective demand, because effective demand refers to that level of aggregate demand which becomes equal to aggregate supply. इस डायग्राम में आप कुछ पूछना चाहें वैभव तो आप पूछिए। नो सर, क्लियर है। अब ये जो डायग्राम हमने अभी ड्रॉ किया था उसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखनी है। इन फिगर 8.1 और आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, इन दिस फिगर aggregate demand or C+I curve shows the desired level of expenditure by the consumers and the firms. Because two sector model लिया था हमने, the two sector model level of expenditure by consumer and firms को represent कर रहा है corresponding to various or each level of income. तो AD curve is the C+I curve which represents the level of expenditure by the household and the firm corresponding to each or various levels of income. अगर हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि अगर ये परपेंडिकुलर्स में डालूं तो अगर मेरी इनकम का लेवल यहाँ पर O1 है या O2 है या O3 है, O4 है, O5 है, तो एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम हमारा डिमांड का लेवल क्या है, A, B, C, D, E एंड सो ऑन। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या बताता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व बताता है कि डिफरेंट corresponding level of income पर level of expenditure by the household or firms कितना होगा। तो aggregate demand curve in this picture measures the expenditure by the household and the firm at various given level of incomes. And the economy is at equilibrium at point E, where C+I curve intersect the 45-degree line, that is income curve. E is the point of equilibrium because at this level AD is equals to AS, and in other words we can say the planned expenditure of the household and firms on consumption and investment AD C+I की इक्वल होती है, और जो एग्रीगेट डिमांड होती है, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, वो मैंने आपको बताया था एक्स एंटे होता है, प्लान्ड होता है। So it refers to the planned expenditure on consumption and investment by the household and the firms, where it exactly equals to the total output, that is aggregate supply. अब हमने यहाँ पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शो करा है। यही इनकम AS भी है, यही इनकम AY भी है, यानी एक्स एक्सेस को हम इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या फिर AS या Y को मेजर करने के लिए बनाते हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ E, which is point of equilibrium, the desired expenditure by the firm and the household is exactly equal to the level of income of the economy. That's why at point E the firm is said to be at equilibrium. Then OY is the equilibrium level of output. अगर आप डायग्राम में देखें, ओरिजिन को हम O कह रहे हैं, ये Y कह रहे हैं। तो at OY level of income, OY is the equilibrium level of income or output or employment corresponding to point E on the point of intersection of AD and AS curve. In table 8.1, क्योंकि जब आपका ADS equilibrium आएगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आएगा along with the schedule. तो at the equilibrium level, मतलब in this schedule, the level of equilibrium is 400 crores of income
where AD and AS income is itself AS and AS becomes equal to AD at level of income of 400 crores. So in table 8.1 or in the above schedule, the economy is equilibrium at the 400 crores level of income, where AD becomes equal to AS, that is 400 crores. In this, it is a situation of effective demand because at this level of AD, or AD will become effective because it is equal to AS. Or when you can say when AD becomes equal to AS, it is called as effective demand. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम की स्टेज में बनी रहती है, यानी क्या इकोनॉमी हमेशा पॉइंट ई पर मेंटेन रहती है और एडी एएस बिकम्स ई और एडी और एएस इज ऑलवेज इक्वल so that the equilibrium can be attained in the economy? Then the answer is no. There is a possibility of deviations in the level of AD. Means there is a possible deviation that AD could be less than AS, or you can say AS could be more than AD, or you can say AD is more than AS. Means there is a possibility now that the usual possibility is that AD is always equals to AS in order to constitute the equilibrium point at point E. And there is a possibility that between AD AS, AD is lesser than AS or AS exceeds the AD, and there is a third possibility that AD could exceed the aggregate supply. Now, what would happen if AD is less than AS and if AD is more than AS? So the first point is when AD is less than AS, yani there is a fall short of AD, C plus I in comparison of AS. If the plant is spending is more than the planned output, then this AD curve will lie above the 45-degree line. Means इसकी लाइन का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा ये AS कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ये हमारा AD कर्व है नॉर्मल, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व या AD का लेवल इंक्रीज हो जाए तो AD कर्व वुड शिफ्ट अपवर्ड, तो हमारा AD कर्व ऊपर हो सकता है, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. और अगर AD का लेवल कम हो जाए तो वो डिजायर्ड AD से लोअर हो जाएगा. क्या ये आपको कर्व की पोजीशन समझ आती है? A higher AD would be this curve and a lower AD would be this curve in comparison of AD curve required to maintain the equilibrium. If AD curve exceeds the desired level of expenditure and becomes more than the AS, AD will become higher than AS, and if the AD is less and AS is more, AS becomes greater than to AD. Then what would happen? It means that if AD rises, so it means that more goods are being bought by the firm and the consumer together,
and then the firm are willing to produce means what the producers or the firm are willing to produce, the level of AD is more than the willingness of the supplier to supply. यानी willingness to produce मतलब AS planned supply would be less and AD would be more. Then what would happen? Then planned inventory would fall below the desired level. अब होगा क्या, जब डिमांड होगी ज्यादा और सप्लाई होगी कम। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सप्लाई है वो इन्वेंटरी यानी स्टॉक को रिप्रेजेंट करती है, यानी सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट होता है जो सप्लायर विलिंगनेस टू सप्लाई होते हैं, विलिंगनेस टू सेल होती है, जो दैट इज कॉल्ड बेसिकली सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई जो इन्वेंटरी में से होती है, अगर एडी ग्रेटर देन एएस होगा तो हमारा इन्वेंटरी यानी स्टॉक जो होगा वो कम हो जाएगा एंड देयर विल बी अ लैक ऑफ इन्वेंटरी to fulfill the increased demand. Now, what would happen now? Now, in order to fulfill the demand, producer will have to produce more. They have to increase their inventory. And in order to increase their inventory, they need more number of people to be employed. So there would be increase in the level of employment in the economy. And this increase in the employment level will continue to that point when AD becomes equal to AS or the level of income becomes equal to OY. तो हम तब तक उसको इंक्रीज करेंगे एम्प्लॉयमेंट को जब तक हमारा OY लेवल दोबारा से अचीव नहीं हो जाता है। कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है। यहाँ बुक में नोट्स में AD is less than लिखा है या भी AD is less than लिखा है। इस लेस देन को करेक्ट कर रहा हूं मैं when AD is more than AS है नोट्स में, ठीक है। बुक में भी अगर आपके हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो जब एम्प्लॉयमेंट का लेवल इकोनॉमी में बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका इंक्रीज होकर के पॉइंट ई पर पहुंच जाएगा जहां पर इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। AD becomes equal to AS. And if AD is less than AS, अब डिमांड अगर क्या है, कम है, और सप्लाई का लेवल क्या है, ज्यादा है, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर कम है और प्लान्ड प्रोडक्शन जिसको आप AS या Y कहते हैं वो ज्यादा है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो सप्लायर और प्रोड्यूसर्स के पास प्लान्ड इन्वेंटरी राइज हो जाएगी, यानी दे विल बी हैविंग मोर स्टॉक with them, more level of inventory with them, because supply is more, demand is less. Now they will be having more inventory with them. उन पे माल बच जाएगा, उन पे गुड्स बच जाएंगे क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है। अब जो इन्वेंटरी पे पाइल अप हो जाएगी उस इंक्रीज इन्वेंटरी को उनको क्लियर करना पड़ेगा। इसके लिए अब वो एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि जब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई थी। अब आपको प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले ही इन्वेंटरी ज्यादा है, तो और प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो प्रोडक्शन को हमें कम करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। जब डिक्रीज करेंगे तो इकोनॉमी का आउटपुट लेवल अपने आप ही बढ़ करके OY यानी दोबारा OY पर आ जाएगा और अगेन AD विल बिकम इक्वल्स टू AS।
तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा करके एडीएएस को इक्वेट कर दिया जाता है। और अगर एडी का लेवल एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है तो स्टॉक और इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती हैं, मोर इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती हैं किसके पास, सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स के पास। और उस इन्वेंट्री को क्लियर आउट करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिक्लाइन करना पड़ता है। जब एम्प्लॉयमेंट का लेवल इनकम लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो लोगों की इंक्रीज डिमांड थी, मोर एम्प्लॉयमेंट या हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने से हायर इनकम जनरेट हो रही थी और वो ज्यादा डिमांड कर रहे थे, तो जब एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा तो लोगों का लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी में कम हो जाएगा। जब लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी में कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उनका एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू जब वो एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होने से लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कम होगा, जो डिमांड बढ़ी हुई थी वो कम हो जाएगी एंड द सप्लाई तो पहले ही ज्यादा है तो लेवल ऑफ एडी विल बिकम लेसर ड्यू टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एएस वुड बिकम इक्वल टू एडी। तो अगर एडी का लेवल ज्यादा है तो एडी के लेवल को कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाता है, और अगर एडी का लेवल कम है तो उसको बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाता है और ई लेवल को दोबारा से अचीव कर लिया जाता है। तो ये था जब एडी इज ग्रेटर देन एएस होगा, और ये तब जब एएस इज ग्रेटर देन एडी होगा। यहां तक कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। वैभव कुछ बताना है दोबारा बेटा? नो सर, आगे। नेक्स्ट है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में ये पढ़ा था कि एडी इक्वल्स टू एएस होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा, एडी बिकम्स इक्वल्स टू एएस। अब एडी जो है वो सी प्लस आई होता है और एएस जो वो सी प्लस एस होता है। अगर हम सी को कैंसिल कर दें तो देन देयर वुड बी आई इक्वल्स टू एस, यानी इन्वेस्टमेंट वुड बी इक्वल टू सेविंग। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे को इक्वेट करेंगे वहां पर भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे पाई जाएगी। तो हम एडीएएस अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करते हैं और हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करते हैं। इनकम का, अब इसमें आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में देखें तो आपका शेड्यूल एडीएएस अप्रोच में तो बहुत वाइडर था, क्योंकि आपको एडीएएस तक उनको लाना था, देन इक्विलिब्रियम समझाना था। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कंजम्पशन सेविंग इन्वेस्टमेंट दिखानी है। आप एडी को सी प्लस आई कहते हैं, एडी को सी प्लस एस कहते हैं। तो एडी शेड्यूल को या एडी के कॉलम को या एडी का जो लाइन है इस शेड्यूल में उसको ड्रॉ करने के लिए, यानी उसको एडी के लेवल को शो करने के लिए सी प्लस आई दिखाया उन्होंने और एएस के लिए सी प्लस एस दिखाया। इसलिए उन्होंने शुरू के कॉलम में वाई का मतलब वाई का लेवल, सी का लेवल, एस का लेवल और आई का लेवल शो करा है, सो दैट दे कुड make student understand that how would we get the AD and how would we get the AS curve. And then they insisted or they concentrated on AD-AS where AD becomes equals to AS. अब आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो आपको अपने शेड्यूल में सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिखाना है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब इनकम का लेवल 0, देन इनकम का लेवल 100, then income का level 200, then income का level 300, then income का level 400, then income का level 500, then income का level 600 and so on. This is the different desired level of income of the people, of the
This is the various level of income in the economy. And C represents the consumption. At zero level income, the level of consumption is 40, which is autonomous consumption. And with further rise in income, consumption will increase. There is a positive relation between income and consumption. But after a point of time, the level of income will be higher than the level of consumption, or consumption will lag behind the level of income, or you can say the rate of rise in the income at a point of time, the rate of rise in income would be more than the rate of rise in consumption. So that could start saving in the economy. Now, अगर आपने जीरो लेवल ऑफ इनकम था और कंजम्पशन 40 थी, तो आपकी सेविंग्स थी 40 की, 100 लेवल ऑफ इनकम पर 120 कंजम्पशन लेवल था, तो आपकी सेविंग -20 थी। आपकी 200 लेवल ऑफ इनकम था, कंजम्पशन का लेवल भी 200 था, तो आपका लेवल ऑफ सेविंग जो था वो क्या था, 0 था। जब इनकम का लेवल 300 था, कंजम्पशन लेवल 280 था, तो यहाँ पर आप देखें कि लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो लेवल ऑफ इनकम से कम हो गया है, तो 20 करोड़ के हमारे पास पॉजिटिव सेविंग, यानी जो पहले नेगेटिव सेविंग्स चल रही थी अब वो पॉजिटिव सेविंग्स में कन्वर्ट हो गई। Then at 400 level of income, consumption level is 40 and the saving is 40. Again, out of 400 crore level of income, the planned expenditure is only, the planned expenditure on consumption is 360 crores. And at 500 level of income, the planned expenditure is 440 crores. And at 600 level of income, the planned expenditure is 520 crores. Then the saving would be 60 and here the saving would be 80. Now investment curve, मैंने आपको बताया था कि investment curve हमारा autonomous consumption curve होता है, and autonomous consumption curve is always equal at all levels of income because it is not influenced by the level of income. It is irrespective of the level of income and hence it is assumed to be constant, which is known as autonomous consumption. Autonomous consumption is constant factor at various level of income that is not influenced with the level of income and other such profit motive and other such factors. So investment is constant at all level of income. Now where the saving would become equal to investment, that is possible at the level of income of 400 crores, where saving would become equal to investment and the economy would be in equilibrium, where saving becomes equal to investment. And before this point of equilibrium, investment was more than the level of saving, and after the point of equilibrium, saving would be greater than the level of investment. एंड वो आपने इनकम और कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर से आपने डिराइव किया है। इस शेड्यूल में कोई दिक्कत हो आपको तो आप पूछिए मेरे से। नो सर। अब कैसे करना है इसको, बात को ध्यान से सुनिएगा। ये डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करना है सेविंग इन्वेस्टमेंट का, हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम इस ऊपर वाले एडीएस कर्व को ना दिखाते और सिर्फ हम अपने नीचे वाले कर्व को यानी नीचे वाले डायग्राम को शो करते सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को। पर क्योंकि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि वेदर टू यूज एडीएस और वी यूज saving investment approach, the level of equilibrium would remain E and the level of or the equilibrium level of income would be 400 crore और equilibrium would be at 400 crore level of income. तो इसलिए उसने ADAS दोनों कर्व को उसने यहाँ पर दिखाया है, ADAS को भी दिखाया और SI अप्रोच को भी दिखाया है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर वाला शेड्यूल ड्रॉ, ऊपर वाला ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला डायग्राम पहले ड्रॉ करना है। आप हाइपोथेटिकल फिगर्स यूज कर चुके हैं ऊपर डायग्राम में, फ्री हैंड ग्राफ बनाएंगे, मतलब यूजिंग द स्केल मींस विदाउट एनी डाटा। आप एडी कर्व को बना दीजिए जो कि C+I कर्व है और एक सेविंग कर्व बना दीजिए, ये आपका सेविंग कर्व है S। ये 45 डिग्री लाइन पे ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहां से आपने ड्रॉ करा था परपेंडिकुलर,
एक्स एक्सेस पे, जहां पर आपने वाई को इनकम को शो करा था और यहाँ आपने एडी को शो करा था, और वाई को हम एएसबी कहते हैं। अब आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, आपने परपेंडिकुलर डाल लिए दोनों वाई एक्स एक्सेस पे और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर लिया। अब ठीक इसके नीचे स्केल पेंसिल का यूज करते हुए एक और डायग्राम बनाइए, और इस डायग्राम को आप थोड़ा नेगेटिव एक्सेस तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस जगह पर जहां पेन है, पेन पे फोकस कीजिए, इस जगह पर आपकी डिसेविंग्स हैं। तो डिसेविंग्स नेगेटिव वैल्यू होती हैं, तो सेविंग कर्व हमेशा माइनस से शुरू होता है, क्योंकि वो -40 और -20 को शो करेगा। इसलिए आपका जो नीचे वाला ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सेस से शुरू होता है आपका। अब आपने यहाँ पर एक्स एक्सेस लिया, ये वाई लिया, अब आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो ये एस और आई सेविंग इन्वेस्टमेंट यहाँ शो कर दी। या आपका लेवल ऑफ इनकम हो गया, या लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट कर्व। देखिए इन्वेस्टमेंट को जो लेवल है वो आप इस शेड्यूल में देखिए, ये हर एक लेवल पर 40 करोड़ का है। तो इन्वेस्टमेंट का लेवल जो वो क्या है, कांस्टेंट है। ये इन्वेस्टमेंट कर्व कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक लेवल ऑफ इनकम पर कितना है, ये हर एक लेवल ऑफ इनकम पर 40 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट कर्व जो हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है। अब आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ कर लीजिए, सेविंग कर्व मत ड्रॉ करना अभी। आप इस ऊपर वाले पॉइंट से, इस ऊपर वाले पॉइंट से अब आप परपेंडिकुलर डालिए। ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला, और ये परपेंडिकुलर आपका इस जगह पर आ गया। जहां ये परपेंडिकुलर आपका फॉल करेगा, ये जहां पर से इसको कट करेगा इन्वेस्टमेंट कर्व को, जिस जगह पर ये इसको कर्व कट करेगा, इस जगह पर, इस वाले पॉइंट को बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन सेविंग कर्व तो अभी ड्रॉ नहीं हो, सेविंग कर्व अब ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव एक्सेस से लेते हुए बनाएंगे कर्व, और वो आपका इस पॉइंट को कट करते हुए जाएगा। ये थोड़ा नीचे हो गया है, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ से आपका कट करता हुआ जाएगा कर्व, तो ये सेविंग कर्व बनेगा। जब ये सेविंग, मतलब ये सेविंग कर्व लास्ट में ड्रॉ करना है आफ्टर पुटिंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अबव पार्ट ऑफ द डायग्राम, तब ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। फिर आप यहाँ लिखोगे ओ वाई लेवल ऑफ इनकम पर, या सेविंग जो है वो किसकी इक्वल हो गई, इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो गई। दोबारा बताना बेटा, ये आपको क्या, No, sir. नो सर। Okay. अब इसके बाद आपको
इन डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी है। द इकोनॉमी इज at equilibrium at point E where saving becomes equal to investment or saving curve and investment curve intersect each other। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सेविंग होती है ये एक्स एंटे यानी प्लान्ड सेविंग होती है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है, ये दोनों सेम होती हैं। आगे लिखा है OY is the equilibrium level of output corresponding the point E। E पॉइंट जहाँ इक्विलिब्रियम है वहां पर आपका लेवल ऑफ इनकम जो है वो OY है, तो OY इज द लेवल ऑफ इनकम एट द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज पॉइंट E। शेड्यूल में जाएंगे तो जब लेवल ऑफ इनकम 400 करोड़ है, देन एट दैट लेवल ऑफ इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू ईच अदर विद द अमाउंट ऑफ 40 करोड़। अब अगेन जैसे ADAS से ज्यादा था या ADAS से कम था, सेम ऐसे ही अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होंगी, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होंगी तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होंगी तो व्हेन सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट इट मींस कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंजम्पशन के लेवल को एक्सपेक्टेड लेवल से कम है, यानी उनका जो डिमांड का लेवल है वो कम है, बिकॉज लोग अगर सेव ज्यादा करेंगे तो अगेन क्या होगा, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम हो गई। तो अगर आपकी सेविंग ज्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी तो इसका मतलब है इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेंट्री का लेवल राइज हो जाएगा। अगेन इन्वेंट्री के लेवल को राइज करने के लिए जो इन्वेंट्री का लेवल राइज हो गया है उसको क्लियर करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम करना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन का लेवल वो कम करेंगे, और जब तक की सेविंग किसके इक्वल नहीं आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट के। और अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, सेविंग कम होने का मतलब है कि कंजम्पशन का लेवल ज्यादा है, मींस कंजम्पशन लेवल ज्यादा है। अगर कंजम्पशन का लेवल ज्यादा होगा तो आपकी प्लान इन्वेंट्री फॉल करेगी, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में इंक्रीज किया जाएगा, और तब तक किया जाएगा जब तक कि लोगों का लेवल ऑफ इनकम जो है वो लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर तक ना आ जाए। तो इसलिए इन्वेंट्री को इंक्रीज करने के लिए मोर एम्प्लॉयमेंट की जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, सो दैट सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएंगे।